दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं और बहुत ही क्लियर कट मैंडेट और ह्यूज मैंडेट मिला है बीएनपी पार्टी के, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के श्री तारिक रहमान को, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर बेगम खालेदा जिया के बेटे हैं और पहली बार सांसद बने हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो शेख हसीना है, अवामी लीग की नेता, जो इस टाइम पर भारत में रह रही हैं, एक तरह से निर्वासित जीवन जी रही हैं, उनका राजनैतिक निर्वासन है। तो वो कैसे उत्थान और पतन हुआ, किस तरह से, कभी वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी वकील हुआ करती थी, झंडा बरदार हुआ करती थी, फ्लैग बेयरर, और किस तरह से उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति को, बांग्लादेश के लोकतंत्र को एक तानाशाही में, निरंकुश शासन में, ऑटोक्रेसी में तब्दील कर दिया। और उसका इतना दुखद अंत हुआ कि देश के लोग, खासतौर से युवा लोग, विद्रोह में उतर आए जुलाई में, और अंततः उसी विद्रोह के चलते उन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ा। जबकि जनवरी में, कुछ महीने पहले ही, उन्होंने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने का दावा किया था, हालांकि उस पर लोगों को यकीन नहीं था। शेख हसीना के बारे में आज बात करेंगे कि शेख हसीना का राजनीतिक करियर कब शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। शेख हसीना एक्चुअली अपने छात्र जीवन से ही वो राजनीति में रही हैं। ढाका यूनिवर्सिटी की छात्र नेता रही हैं वो। इनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जो स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे। उन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश को आज़ादी मिली। वो आज़ादी की योद्धा थे, आज़ादी की उन्होंने लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान से विद्रोह किया, और वो देश के पहले और सबसे लोकप्रिय नेता थे और देश के पहले राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के 1971 में, जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली। इसी बीच होता क्या है कि 1975 आते आते सेना के अफसरों में उनके प्रति विद्रोह हुआ, और जनरल जियाउर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश सेना के अफसरों ने घर में घुस करके राष्ट्रपति के पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। बेगम खालेदा जिया के माता पिता के साथ साथ उनके जितने भाई थे, उन भाइयों की जो बच्चे थे, उनके भाइयों की जो पत्नियां, मतलब उनकी भाभियां थीं, सब की सब मारी गईं। सिर्फ ये दो बहनें बच गईं, शेख हसीना और शेख रेहाना। इसलिए बच गई कि ये लोग इंग्लैंड पहुंच रही थी या इंग्लैंड आ चुकी थी, उनकी पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पर वो इंग्लैंड में। तो ये घर पे थी ही नहीं, राष्ट्रपति आवास में ये नहीं थी। इसलिए ये शेख मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियां बच गईं। शेख हसीना उसके बाद वो निर्वासन में रहीं, वो बांग्लादेश नहीं लौटी। भारत में रह करके उन्होंने आगे की शिक्षा पूरी की और काफ़ी साल तक यहीं पर रहती रहीं वो। इसके बाद जियाउर रहमान, जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल कराया था, उनकी पूरी फैमिली को का असैसिनेशन कराया था, उनकी भी हत्या कर दी जाती है 1981 में। उसके बाद वहाँ जनरल इरशाद बनते हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, वो भी सेना से ही आते हैं। और फिर 81 में जाकर के शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, और वहाँ के तमाम राजनीतिक दलों से संपर्क करके उन्होंने लोकतंत्र को वापस जिंदा करने के लिए बांग्लादेश में आंदोलन खड़ा करती हैं। वो एक तगड़ा आंदोलन खड़ा करती हैं और लोगों को एकजुट करती हैं लोकतंत्र के पक्ष में, और लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए बांग्लादेश में एक बहुत ही तगड़ी, मजबूत लड़ाई लड़ती हैं वो मिलिट्री शासन के खिलाफ। और अंततः मिलिट्री शासन को झुकना पड़ता है। तमाम पार्टियां, तब बीएनपी भी उनके साथ आ जाती है लोकतंत्र के पक्ष में। जो जियाउर रहमान थे, उनकी पत्नी खालेदा जिया नेतृत्व कर रही थी उनकी पार्टी का। 1978 में उन्होंने, जियाउर रहमान ने अपनी पार्टी बनाई थी, जो जनरल थे सेना के, तो उसका नेतृत्व बेगम खालेदा जिया कर रही थी। फिर 1991 में वहाँ इलेक्शन हुए, जिसमें खालेदा जिया चुनाव जीत गई, उनकी सरकार बनी। 96 में फिर चुनाव हुए तो शेख हसीना की पार्टी जीती, आवामी लीग। 96 से 2001 तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर रही। फिर 2001 में फिर बीएनपी आ गई, शासन में जीत गई चुनाव। और 2001 से 2006 तक
बांग्लादेश नेशनल पार्टी की से वो खालिदा जिया वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद जो चुनाव हुए 2008-9 में, उसमें शेख हसीना दोबारा सत्ता में आई। लेकिन शेख हसीना सत्ता में जब आई तो फिर उन्होंने जाने का नाम नहीं लिया। इस बार जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने 3 चुनाव को जीतने का दावा किया, जबकि कहा यह जाता है कि उन्होंने सारे चुनाव गलत तौर तरीकों से, हेराफेरी से जीता। अब यहीं से शुरुआत होती है उनके निरंकुश शासन की, ऑटोक्रेसी की। आरोप ये लगाए जाते रहे कि धीरे धीरे उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालना शुरू किया। बहुत सारे कस्टडियल डेथ की रिपोर्ट्स आने लगी जो राजनीतिक विरोधी थे। बहुत सारे डिसअपियरेंसेस, मतलब गायब हो जाने की घटनाएं कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, पता नहीं चला लोग कहाँ गए। इस तरह के घटनाओं का बहुत बड़े पैमाने पर होने का आरोप लगने लगा उनके ऊपर कि वो राजनीतिक विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए वो किसी भी हद तक जा रही हैं। बहुत सारे फॉल्स केसेस लगाए गए विपक्षी नेताओं पर, उनको जेलों में डाला गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बात की गई। एक तरह से मनमाना पूर्ण या स्वेच्छाचारी, जिसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने स्थापित किया, जो सारा कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे और इस तरह से शेख हसीना धीरे 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 उनके ऊपर से लोकतंत्र का जो उन्होंने चोंगा पहन रखा था वो धीरे धीरे उतरने लगा और एक निरंकुश सत्ता के रूप में वो स्थापित होने लगी। लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं रही और गंभीर आरोपों का सिलसिला उनके ऊपर चल पड़ा। अब यही बात आती है स्वेच्छाचारिता की या ऑटोक्रेसी की या मनमाने पूर्ण तरीकों से सरकार चलाने की, कि उन्होंने जो 1971 के वॉर वेटरन्स थे, जो सैनिकों ने युद्ध लड़ा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, एक उनके बारे में कहा गया कि अपने प्रति एक निष्ठावान, समर्पित समाज में एक वर्ग पैदा करने के लिए उन्होंने एक रिजर्वेशन वहाँ सरकारी नौकरियों में उनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन दे रखा था, जिन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी थी या वो उसमें शहीद हुए थे। इसको वो और बढ़ा रही थी, जिसका बड़े पैमाने पर युवाओं ने विरोध करना शुरू किया और वो विरोध इस हद तक गया कि वो राष्ट्रव्यापी विरोध बन गया और उसको दमन करने के तमाम इनके प्रयास नाकाम होते रहे। उस आंदोलन में करीब 1400 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है, और कितने होंगे उसका पता नहीं, लेकिन कम से कम 1400 लोग मारे गए, जो 15 जुलाई और 5 अगस्त के बीच में 2024 के बीच में जो जन आंदोलन हुआ, और उसका इतना दबाव बढ़ा हुआ ये स्तर पर गया कि अंततः शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से वहाँ से भागना पड़ा। जबकि जनवरी 2024 में ही वो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन जुलाई आते आते, अगस्त आते आते उनको वहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा। दुनिया के किसी देश ने उनको शरण नहीं दिया, राजनीतिक असाइलम किसी ने नहीं दिया, अंततः उनको भारत में ही आना पड़ा। शेख हसीना के बारे में ये भी कहा जाने लगा कि ऑटोक्रेटिक तो वो थी ही, भारत के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो गई थी, एक तरह से झुक गई थी, या भारत के कहने पे ही वो कुछ जो भी कुछ किया करती थी। ऐसे आरोप भी विपक्षियों ने लगाना शुरू किया। ये भी लगाया कि भारत उनकी मनमानियों को अनदेखा कर रहा है और उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उनको ताकत दे रहा है शेख हसीना को। एक बात इसमें और भी है कि शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश की तरक्की भी हुई, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ। इकोनॉमिक फ्रंट पर बांग्लादेश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की और ख़ास तौर से टेक्सटाइल के सेक्टर में, रेडीमेड गारमेंट के सेक्टर में बांग्लादेश ने बहुत ग्रोथ किया और उनका एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा गया। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की कई दुनिया के देशों से ज़्यादा अच्छी थी। तो कुछ मामलों में उनकी उपलब्धियां भी बहुत हैं। एक बहुत बड़ा उन्होंने ब्रिज प्रोजेक्ट पर काम किया, करीब 2.09 बिलियन डॉलर का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, और गंगा वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन का भारत के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता उन्होंने किया।
तो कई सारी उपलब्धियां भी उनके साथ रहीं, लेकिन उनका स्वेच्छाचारी होते जाना, वक्त के साथ चुनाव में हेराफेरी करके जीतना, मनमाना पूर्ण रवैया, ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को लेकर के लोगों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था और तमाम तरह के दमनकारी रवैये की भी बात की जाने लगी कि राजनीतिक विरोधियों को कि बेहिसाब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, इस तरह की बातें वहाँ पर की जाने लगी। तो शेख हसीना का धीरे 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 सत्ता पर कंट्रोल तो होता गया, अपना कंट्रोल बढ़ाती गई, लेकिन आम जनता से दूर होती गई। यही वजह है कि जब लोगों में गुस्सा भड़का तो इस कदर भड़का कि फिर वो वापस होने का नाम नहीं लिया और इनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा शेख हसीना के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि उन्होंने लोकतंत्र की शुरुआत तो बड़ी अच्छी की, लेकिन लोकतंत्र को एक उचित दिशा देने में वो नाकाम रही। वो स्वार्थी हो गई, उन्होंने सारा कुछ अपने इर्द गिर्द ही बना लिया पूरे बांग्लादेश में और एक निरंकुश और तानाशाही व्यवस्था की तरफ वो देश को ले जाने लगी। कई मोर्चों पर उनकी जहाँ तक इकोनॉमिक फ्रंट की बात है, उस पर उनके कामयाबी का सभी लोहा मानते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट पर काफ़ी काम किया और दुनिया के तमाम देशों से सहयोग किया, तमाम दुनिया के विदेश के राष्ट्रनायकों से उन्होंने बात करके, राष्ट्राध्यक्षों से बात करके बांग्लादेश का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाया उन्होंने वहाँ पर और उनका जो फॉरेन रिजर्व भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो कई मामलों पर उनकी उपलब्धियां हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, लेकिन एक तानाशाही स्थापित करने की दिशा में जाना एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। कहा जाता है कि इसमें देखिए उन पर कई बार हमले भी हुए थे। 2001 और 2006 के बीच में जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी, जो अभी जीते हैं चुनाव, तारिक रहमान की माँ, तो उन पर बहुत बड़ा हमला भी हुआ था जिसमें उनके सुनने की शक्ति पर असर पड़ा था। बम फटा था उनकी रैली में, 24 लोग मारे गए थे। तो ऐसा नहीं था कि शेख हसीना में ही इस तरह की कमियां थी। जब खालिदा जिया सत्ता में थी तो वो भी वही काम कर रही थी। अगर आप उनका देखें 2001 2000 उतना 2000 अरे सॉरी 1991 से 1996 में तो उतनी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जब वो दोबारा सत्ता में आई 2001 में तो उनके खिलाफ यही आरोप लगे, जुडिशरी मतलब कि अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, जेल में डालना। और जो सबसे बड़ा विपक्षी नेता पर हमला था शेख हसीना पर, वो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था 2004 में। उसका आरोप भी इन्हीं पर लगा था, जो आज के नेता हैं जीत करके आए हैं तारिक रहमान, उन्हीं पर लगा था वो आरोप। तो शेख हसीना ने जरूर लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया बांग्लादेश में। सैनिक तानाशाही के खिलाफ उन्होंने लोकतंत्र का बिगुल बजाया, देश को उन्होंने एकत्रित किया और लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया। लेकिन अंततः वो उसी का शिकार खुद हो गई जिसका वो विरोध करके लोकप्रिय बनी थी और आगे बढ़ी थी। स्वयं वो तानाशाही के ढर्रे पर आ गई और यही वजह रही कि धीरे धीरे वो आम जनता से दूर होती गई, आम जनता से दूर होती गई और एक ऐसा वक्त आया कि आम जनता सड़कों पर आ गई और उन्हें देश छोड़कर अपना भागना पड़ा। तो एक चैप्टर क्लोज हुआ, एक अध्याय बंद हुआ शेख हसीना का। अब उनकी पार्टी वहाँ पर प्रतिबंधित हो गई है, उनको चुनाव में भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया और तो और उनके ऊपर ट्राइब्यूनल में मुकदमा चला करके उनको तमाम ये हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और उन्हें मौत की सज़ा दी गई है कि अगर वो बांग्लादेश जाती हैं तो उन्हें मौत की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। और उन्हें उन हत्याओं के लिए कहा गया है कि एक वीडियो क्लिप भी कहीं पर है कि उन्होंने कहा कि लेथल वेपन्स का यूज़ करो जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ। तो दमन जो प्रदर्शन शुरू हुआ तो शुरू हुआ, उसका उन्होंने भरसक प्रयास किया उसको दमन कर, बातचीत के रास्तों पर भरोसा कम किया। जो लोग असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे, जो खासतौर से युवा लोग, जो छात्र थे, नौकरियों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बातचीत को उतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने बातचीत के दरवाजे खोलने की उतनी गंभीरता से कोशिश नहीं की और उसका परिणाम ये हुआ कि
उन्होंने दमन का रास्ता लिया और दमन करने के बाद भी लोग आगे बढ़ते गए, लोग पीछे नहीं हटे और गोलियां चलती रहीं, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक जिस दिन 5 अगस्त 2024 को वो बांग्लादेश छोड़ कर के भागी इंडिया के लिए, उस दिन सबसे काला दिन था बांग्लादेश में 1971 के बाद, जब कहा जाता है कि करीब 52 लोग पुलिस की गोलियों के शिकार हुए उस अकेले 5 अगस्त 2024 को। तो इस तरह से शेख हसीना का जो तानाशाही था वो समाप्त हुआ और बांग्लादेश में एक नए युग की शुरुआत हुई है। श्री तारिक रहमान के नेतृत्व में फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जनमत उनके साथ आया है, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। अब वक्त बताएगा कि वो आम लोगों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।